सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस यस आ रही है सर आवाज। हाँ, तो मैंने जो होमवर्क दिया था कितने लोगों ने करा है? सर मैंने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? आपने क्लासेस करी थी? सर मेरी टूर्नामेंट थी इसलिए मैंने नहीं देखा सर। कल ही करी थी कल सर, आपकी? सिर्फ कल ही की थी। तो कोई बात नहीं, कल आपने की थी तो ग्रुप पे मैंने अपने दोनों लेक्चर्स डाले थे विटामिन्स के, और जो भी हमने 2 लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसमें एक में क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था, दूसरे में हमने पूरा विटामिन्स को समझा था। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं करेंगे तो उसमें आप ही लोग का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें ताकि मैं दे पाऊँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो फिर मैं आगे से देना भी बंद कर दूंगा। क्या फ़ायदा, मैं इतनी मेहनत करके उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखता हूँ, फिर उसको फिर कन्वर्ट करके आपको भेजता हूँ, तो इतनी मेहनत मैं क्यों करता हूँ? आप ही लोगों के लिए करता हूँ। और जब आप लोग नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, फिर मैं भी मेहनत करना बंद कर दूंगा। मैं सिर्फ लेक्चर लूँगा और छोड़ दूंगा आप लोग को। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग करेंगे सब। तो अभी अगर जिसने भी नहीं किया है, और तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक एक करके, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और उनके आंसर्स, अगर जिन लोग को पता है वो आंसर दे सकते हैं, बट एक एक करके, ऐसा नहीं कि सब लोग एक साथ बोले। तो मैंने यस सर। एमसीक्यू दिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन विटामिन्स। पहला क्वेश्चन था, विटामिन्स आर, विटामिन्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट। सर माइक्रो न्यूटन। वेरी गुड। वाई माइक्रोन्यूट्रिएंट? माइक्रो का मतलब होता है, हाँ, because they are required in less quantity sir, वेरी गुड, that's why। वेरी गुड। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट, मैक्रो मीन्स लार्ज अमाउंट। तो हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसका आंसर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। विटामिन डी सर। बी थायमीन सर। बी फॉर बॉय। बेरी बेरी सर, बेरी बेरी। नहीं नहीं, इसके तो सर एक्चुअली अलग अलग वो होते हैं सर, B1 B2 B6 अलग अलग होते हैं सबके नाम। विटामिन, यस, वेरी गुड। थायमीन था सर। विटामिन B1। जहाँ तक मेरा सर राइबोफ्लेविन होता है सर। थायमीन। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें खाली विटामिन बी दिया है, और इसमें आपको दो ऑप्शन ऐसे हैं जो दोनों ही विटामिन बी से रिलेटेड है, एक थायमीन है, एक राइबोफ्लेविन है। ये क्या होगा राइट सर? आप अपना वो बंद करिए, माइक्रोफोन। सब लोग माइक्रोफोन ऑफ रखें। किसी के गाने की आवाज़ आ रही थी। तो राइबोफ्लेविन क्या होता है? मुझे नहीं मालूम सर। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोला जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली में दो ऑप्शन ऐसे थे जिसमें आपको एक में राइबोफ्लेविन था और एक थायमीन था। ये दोनों ही विटामिन B1 बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट है। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें या तो B1 होना चाहिए था या B2 होना चाहिए था। तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के, ये हमने डिस्कस किया था। सर ऑप्शंस बोलना सर इसकी। ऑप्शन अभी बोलता हूँ, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, टोकोफिरॉल, फाइटोनाडियोन। क्या आंसर है? सर डियोन। सर टोकोफिरल। नहीं नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी सर, सेकंड वाला सर बी टोकोफेरॉल सर। टोकोफिरॉल नहीं है, टोकोफिरॉल विटामिन डी को बोलते हैं। सर डी बोल रहे हो आप? डी ऑप्शन बी में
बी फॉर बॉल में क्या बोले थे? सर विटामिन डी को तो कोले कैल्सीफेरॉल नहीं बोलते हैं, कैल्सीरोल और तो टोपो कैल्सीफेरॉल, ओके सर। टोको कैल्सीफेरॉल एक ही है। इसमें एक्चुअली आंसर डी होगा, फाइटोनेडियोन है ना। आपको मैंने लिस्ट भी दी थी एक, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको ABCD करके बहुत अच्छे से टेबल बनाई थी, उसमें सबका विटामिन का नाम लिखा था, उनका केमिकल नाम लिखा था, उनसे होने वाली डिजीज लिखी थी, और किस किस में क्या क्या विटामिन मिलता है वो सब लिखा था। सर सॉरी सर, आपकी आवाज कट गई थी, कौन सा राइट है सर? देखो फाइटोनेडियोन। स्कॉर्बिक एसिड सी होता है, पेंटोथेनिक एसिड बी में होता है, टोकोफिरॉल आपका डी होता है, तो बचा सिर्फ एक डी ऑप्शन, फाइटोनेडियोन। यस सर, ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डिम लाइट? विटामिन ए सर। वेरी गुड, सिंपलेस्ट। रेटिनॉल, विटामिन ए। विटामिन ए सर। हाँ, बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल चलते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन? सर विटामिन डी सर। वेरी विटामिन गुड, डी सर। कैल्शियम से विटामिन डी रिलेटेड, सर। हाँ कैल्शियम से रिलेटेड विटामिन डी होगा। अगला सवाल, विच विटामिन इज मेजर लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट इन सेल मेम्ब्रेन? लिपिड सॉल्युबल मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन, और खासकर वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। सर डी सर, ऑप्शंस बोलो सर। ADEK। बी होगा सर। बी सर। नहीं नहीं, बी तो वाटर सोल्यूबल होता है, बी नहीं होगा सर। बी तो ऑप्शन में ही नहीं है, ADEK। सर ई। अरे यस सर, ई, हाँ ये सही कह रहे हैं सर, ई होगा। ई सर, ई सर, ई सर। अच्छा, आप लोग माइक ऑफ कर लें। विटामिन ई इज द करेक्ट आंसर, ई फॉर एलिफेंट। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और साथ साथ दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी विटामिन। एक तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, तो इसीलिए ये ब्यूटी क्रीम्स में होता है। बिकॉज हम लोग जो बूढ़े होते हैं, झुर्रियाँ हमारे शरीर पे जो बढ़ती हैं, वो क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? जब हम किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो विटामिन ई जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसका आंसर, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं सर, ठीक आ रही सर। नहीं सर, फर्स्ट क्लास आ रही एकदम। तो विटामिन, सर बीच बीच में हो रही थी। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जहाँ तक मैं इस पर रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, जहाँ कहीं आपको दिक्कत आए तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। आप वैसे भी एक बार सुनने से ये समझ में नहीं आएगी, तो यू हैव टू बी रिवाइजिंग दिस थिंग। तो एंटीऑक्सीडेंट इज विटामिन ई फॉर एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स? ये हमने डिस्कस किया था, बताए। बिना ऑप्शन के ही बताओ, इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं सर है। विटामिन के सर, के। वेरी गुड, विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस किसी में इसकी कमी होती है उसका ब्लड बहुत देर बाद रुकता है। तो बहुत पॉसिबल है कि अगर किसी को एक हीमोफीलिया नाम का डिजीज़ होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड कोगुलेट नहीं करता, मतलब खून का थक्का नहीं जमता है। तो अगर किसी हीमोफीलिक पेशेंट का को कट लग जाए, तो उसका तो विटामिन, उसको तो क्लॉटिंग होएगी ही नहीं, तो उसकी ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो सकती है। बट नॉर्मल पर्सन में विटामिन के अगर कम है तो ब्लड क्लॉटिंग देर से होती है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन? आपको ऑप्शंस में है B1 B2 C, तो सारे आंसर हो जाएंगे। यस सर। बाकी लोग अपना माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर दें बैकग्राउंड सर में। फिर से बता दीजिएगा। हाँ, ऑल ऑफ द अबव, सुनाई नहीं विटामिन दिया। B1 B2 विटामिन सी, देखो ऑल विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। क्वेश्चन भी नहीं सुनाई दिया। विटामिन बी और सी दोनों ही वाटर सॉल्युबल हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे तो उसमें सब आ जाएगा। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्वेश्चन आपको दे रखे हैं मैंने, तो एक बार ट्राई करना खुद से करने का। मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, बट आप लोग इसको खुद से भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द, ये रिपीट हो गया, कैल्शियम है तो उसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच विटामिन इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इनमें से कौन सा विटामिन आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है? सर विटामिन ए। ए ऑप्शन में नहीं है, नहीं ऑप्शन सर में। विटामिन ए नहीं होता सर, ऑप्शन बोलना आप इसकी क्या है सर? हाँ, आप लोग माइक हेलो ऑफ सर, करें। रिपीट कर देंगे क्या? एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो गई थी। आप लोग माइक ऑफ रखें, मैं करता हूँ। ओके सर। Which of the following vitamin increases absorption of iron from the gut? बी होगा सर। ऑप्शन ऑप्शन बोल दीजिए। ऑप्शन है सी, डी, ई, के। सी, डी, ई, के आयरन का एब्जॉर्प्शन में कौन सा हेल्प करता है विटामिन? सर के है क्या आंसर? के ऑप्शन में है बट आंसर नहीं है। सर सी। सी। हाँ विटामिन सी या ऑप्शन सी? सर, विटामिन सी। हाँ, विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सर ये क्वेश्चन भेज दीजिएगा सर ग्रुप में। आप नए ज्वाइन किए हो क्या? ये क्वेश्चन 2 हफ्ते से ग्रुप में ही पड़ा है। 2 हफ्ते से मेरी क्लास नहीं हुई है बट किसी ने किया ही नहीं इसको। सर मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन करा इसलिए मुझे नहीं मिल पाया सर। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन ग्रुप में पड़े हैं और इसके साथ एक पीडीएफ और भेजी है जिसमें आपको पूरा विटामिन की इंफॉर्मेशन दी गई है। और मेरे लेक्चर्स भी पड़े हैं। क्या है तो मुझे भी नहीं पता है ये। क्या? मुझे भी नहीं पता है, विटामिन वाले क्वेश्चंस मतलब मेरे पास नहीं आए हैं। क्वेश्चंस ग्रुप में हैं, ग्रुप में आप देखेंगे। मैं ग्रुप कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर पीडीएफ सर पुनः से भेजवा दीजिएगा सर। हमारे पास पीडीएफ आया ही नहीं है। फिर से शेयर में डाल दूंगा सर। ठीक है, ग्रुप पे वापस से शेयर हो जाएगा, घबराए मत। ग्रुप पे वापस से शेयर हो जाएगा। ऑडियो में डाल दिया, फोल्डर पीडीएफ भी डाल दूंगा। हाँ। और अगर सबको प्रॉब्लम हो तो पर्सनली चाहिए तो पर्सनली बता देना, तो पर्सनली भी शेयर कर देंगे। पर्सनली में दिक्कत हो जाएगी, ऐसे एक एक करके सब लोग को शेयर करना मुश्किल है। ग्रुप पे ही सब लोग ज्वाइन। ग्रुप में ही सेंड कर देना, सभी लोग ले लेंगे। कोई बात नहीं। हेलो जैसे अभी क्लास खत्म हो गई ना उसके बाद सेंड कर देना, फिर हम देख लेंगे, तुरंत स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक। ओके। अगला क्वेश्चन है थायमीन डेफिशिएंसी लीड्स टू। बाकी सब अपना माइक्रोफोन ऑफ कर ले। थायमीन डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। सर विटामिन ए। एक तो आपने बोला बेरी विटामिन बी। बेरी सर। नहीं सर, ऑप्शन दोबारा बोलूंगी सर। पेलेग्रा, बेरी। सेकंड वाला ऑप्शन वाला। सुनो, ऑप्शन सुनो। सर क्वेश्चन क्या है सर? वापस से सुनो। मैंने पूछा था द केमिकल नेम ऑफ विटामिन, नहीं, क्या क्वेश्चन था? एक सेकेंड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। थायमीन डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। सर बेरी। इसका आंसर क्या होगा बताओ? बेरी होगा सर। वेरी गुड, बेरी आंसर होगा इसका। बेरी है सर। यस। अगला सवाल है पेंटोथेनिक एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स और पाथवेज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल का है। अपना माइक्रोफोन ऑफ कर ले सब लोग। आप लोग से निवेदन है, जवाब देकर आप लोग म्यूट कर लें। बहुत लेट बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं अब अलाउ नहीं करूंगा इनको। देखो, पेंटोथेनिक एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स और पाथवेज। अब ये एक्चुअली ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन में अगर बायोलॉजी ले रखी होगी तो ही बता पाएगा। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस आपको एसएससी या सीजीएल में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपको याद भी नहीं रह पाएगा ये, क्योंकि पाथवेज बहुत सारे होते हैं। तो लेट अस नॉट डिस्कस दिस क्वेश्चन। मैं इसको एलिमिनेट करना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 12 इज आउट ऑफ द सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 13, बायोटिन इज इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ रिएक्शंस।
ये जरूर पूछ सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं डिहाइड्रेशंस, कार्बोक्सिलेशंस, हाइड्रोक्सिलेशंस, डीकार्बोक्सिलेशंस। अब बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होगा, तो मैं मतलब बता देता हूं। अच्छा, पहले ये बताओ बायोटिन विटामिन कौन सा होता है? इसका मतलब ही नहीं समझ रहे हैं सर। अच्छा, कोई बात नहीं, बायोटिन विटामिन कौन सा होता है? किसी को पता है? सर ये भी विटामिन बी का ही एक टाइप है, अब ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा प्रॉपर कौन सा है ये। हाँ, क्या? सर विटामिन बी समझ नहीं आ रहा सर। बायोटिन विटामिन हमने नहीं पढ़ा था, इस B7, बट मैंने टेबल में दिया था। B7 इज बायोटिन विटामिन। ठीक है, जब आप वो टेबल पढ़ोगे तो उसमें A, B1, B2, ये A, B1, B2, B3, B5, B6, B7 is called as biotin vitamin। तो ये पूछा है कि बायोटिन विटामिन किस तरह के रिएक्शन से बनाया जाता है, तो इसके ऑप्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब जब हम किसी से पानी को निकाल देते हैं, पानी की कमी सर। पानी की कमी इज डिहाइड्रेशन। दूसरा है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को देना। तीसरा है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH ग्रुप को डालना। चौथा है डीकार्बोक्सिलेशंस। अब एक था कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 देना, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब निकाल लेना। जहां कहीं भी ये वर्ड DE लग जाएगा, DE जैसे डिहाइड्रेशन, तो D का मतलब होता है एब्सेंस, पानी की एब्सेंस। डीकार्बोक्सिलेशन CO2 की एब्सेंस। तो इसका आंसर होगा कार्बोक्सिलेशन। विटामिन बायोटिन जो होता है हमारे शरीर में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की वजह से को करने में काम आता है। सर, हाँ, एक्सक्यूज मी, रिपीट दिस क्वेश्चन। में इको हो रहा है सर, बीच में इको हो रहा है, तो प्लीज रिपीट दिस तो क्वेश्चन। आप लोग अपना माइक्रोफोन बंद ही रखें, मैं ही क्वेश्चन करूंगा, मैं ही आंसर दूंगा, आपको आंसर करने की भी जरूरत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन एंड डिस्कस। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि कुछ जो लोग आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी वजह से इको आ रहा है, तो आप सभी लोग बंद रखें, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं खुद ही आंसर कर दूंगा। हाँ, कोई डाउट होगा तो आप सारे आंसर्स क्वेश्चंस के बाद आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो था, मैंने पूछा था बायोटिन इज इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ रिएक्शंस। बायोटिन इज विटामिन B7, इट इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, अब हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो काम में होती हैं, तो कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप को, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, एसिडिक ग्रुप होता है ये कार्बोक्सिलेशन, तो COH ग्रुप की रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। इंफॉर्मेशन है, आपको ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस। तो इसमें ऑप्शन है विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन B। अब मैंने आपको बताया था विटामिन K जो होता है वो हमारी बॉडी में बनता है, मगर इसमें विटामिन K ऑप्शन में नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को चेक करूंगा कि इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है, इसमें आंसर तो दिया है बट मुझे उस आंसर पे भरोसा नहीं है, तो आई हैव टू चेक द दिस क्वेश्चन 14। एक्चुअली ह्यूमन में विटामिन K बनता है। K और K भी क्यों बनता है, क्योंकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एक बैक्टीरिया, तो वो उसको सिंथेसाइज करता है, तो वो बना देता है। बट ये विटामिन, इन्होंने आंसर कुछ और दिया है, तो मुझे ये क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन 15, विटामिन B12 इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम। इसको भी छोड़ दीजिए, बहुत हाई लेवल का है। क्वेश्चन 16, ये पूछा जा सकता है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विटामिन आर करेक्ट। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, मैं 4 ऑप्शंस पढ़ रहा हूं और उसको समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन है विटामिन C इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यूज इन द बॉडी। अब कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? विटामिन C बिल्कुल भी कनेक्टिव टिश्यू को हेल्प बनाने में हेल्प नहीं करता है। मैं आपकी थोड़ी सी बायोलॉजी की एक जनरल क्लास ले लूंगा जहाँ पे हम सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ पे सारी एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना, मैं जनरल आइडिया दूंगा आपको, सो दैट अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड होता है, तो विटामिन सी ब्लड बनाने में कोई हेल्प नहीं करता है। विटामिन सी मसूड़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गम्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, इट इज नॉट करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है विटामिन डी इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट, एकदम गलत। आई पिगमेंट में इसका कोई काम नहीं होता है। अच्छा सॉरी, विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यूज इन बॉडी, ये सही है। गम्स जो होता है, गम्स में क्योंकि गम्स में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है, तो विटामिन सी बिल्कुल उसमें हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। बट सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, जिसमें लिखा था विटामिन डी इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट। आई पिगमेंट के लिए विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट, सो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है विटामिन B12 हेल्प्स इन द मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। ये एकदम सही बात है, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पर्निशियस अनीमिया। अब आपको अनीमिया तो पता होगा, अनीमिया का मतलब होता है ब्लड आरबीसी सेल्स की जब कमी हो जाती है तो उसको अनीमिया बोलते हैं। खून की कमी जब हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज अनीमिया। तो इसमें एक वर्ड और लगा है, पर्निशियस अनीमिया। एक्चुअली आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होता है, तो हम हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं ना, तो लेडीज में कुछ और हीमोग्लोबिन होता है, जेंट्स में कुछ और होता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होता है। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसकी कमी से अनीमिया होता है, इसमें हीमोग्लोबिन भी पार्ट होता है। तो अनीमिया का मतलब खून की कमी, खून ही कम बनता है। और पर्निशियस अनीमिया मतलब आरबीसी तो होते हैं बट उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन एक्चुअली ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो उस बीमारी को बोलते हैं पर्निशियस अनीमिया। तो इसमें पूछा है विटामिन B12 हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, तो ये सही ऑप्शन है, करेक्ट। चौथा ऑप्शन है विटामिन सी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, गलत। ये विटामिन डी का फंक्शन है, सी का नहीं है। तो इसके आंसर करेक्ट हो गए, विटामिन सी इज एसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू और विटामिन B12 हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द विटामिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमंस? हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर बता रहा था। तो इसमें अब ऑप्शन में दिया है विटामिन बी एंड के, तो एक विटामिन बी भी बना लेता है वो। अब कौन सा वाला बनाता है ये मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, तो आप नोट्स पढ़ें, नोट्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैंने। तो आप उस प्लीज़ जो टेबल वाला नोट है जिसमें पूरा विटामिन के बारे में दिया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, वो सारा उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के तो है ही, और के के साथ कॉम्बिनेशन में विटामिन बी भी दिया है। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिम्बायोटिक मतलब ऐसी चीज जिससे दोनों लोग को फायदा हो। तो बैक्टीरिया को क्या फायदा होता है? बैक्टीरिया को हमारे अंदर न्यूट्रिशन मिल जाता है, और हमें क्या फायदा होता है? बैक्टीरिया बदले में हमारे लिए विटामिन के बना देता है। तो सिम्बायोसिस एक ऐसी फिनोमिना होती है जिसमें जो दो लोग शामिल होते हैं दोनों को फायदा हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपको आता है, एक बायो में और एक इसका एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं लाइकेंस। हैज एनीबॉडी हर्ड व्हाट आर लाइकेंस? अब कोई बताओ अगर किसी को पता हो तो, लाइकेंस क्या होते हैं? सर मेरे को पता है सर, दे आर नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर सर, लाइकेंस। एक एक करके लाइकेन पौधा होता है सर, एक एक करके बताए। हाँ बताओ। बताओ भैया, सब चुप हो गए। रमेश भैया कंटिन्यू करें, रमेश भैया। लाइकेंस, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, माइक ऑफ कर ले सब लोग। लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन है जिससे दोनों को फायदा होता है, जिसमें एक होता है एल्गी और एक होता है फंगस। एल्गी
एल्गी क्या होते हैं? एल्गीज आर प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। और फंगस क्या होती है? फंगस अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लाइकेंस। तो फंगस क्या करता है? फंगस एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और एल्गी क्या करती है? उस न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर से मिलके खाना बना देती है। तो दोनों को फायदा हो जाता है। लाइकेंस के बारे में एक खास बात यह है कि जब सबसे पहले प्लांट्स उगे थे, तो जो सबसे पहली चीज उगी थी वो लाइकेंस को ही माना जाता है, क्योंकि लाइकेंस जो होते हैं ये चट्टानों पे भी उग जाते हैं। और तो लाइकेंस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बायोसिस ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन था, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारा नुकसान नहीं करते, हमें फायदा करते हैं और हमसे भी फायदा ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स एक प्रकार की डिजीज होती है जो विटामिन डी की कमी से होती है, जिससे हमारे बोन्स जो होते हैं, हमारे इन द सेंस बच्चों में होती है प्रॉब्लम्स, उनके बोन डिफॉर्म हो जाते हैं, सीधे नहीं रहते, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1? B1 सबसे सिंपल सवाल था, थायमीन को बोलते हैं। थायमीन इज B1। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये 20 आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन, एकदम साइंस वाले बच्चों का क्वेश्चन है। टू विच क्लास डज ऑक्सी रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोसिलेज बिलोंग? अब ये सारे नाम आपने पहली बार सुने होंगे। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि एंजाइम्स क्या होते हैं? सर यही है, सारे एंजाइम्स ही हैं सर ये। वेरी गुड। तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे बोल रहे हैं। एक्चुअली एंजाइम्स क्या होते हैं? सर बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड सर, एंड दे पार्ट इन केमिकल। सर एंजाइम जो मुंह के अंदर सुबह उठ के जो हम लोगों को जो लाला पड़ता है ना, उसे निकलता है एंजाइम। नहीं। अच्छा, और कोई? सर बेसिकली मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुंह के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और? शायद लार उत्पन्न होती है। सर आई एम नॉट श्योर, बट मैं गेस कर रही हूँ कि गुड बैक्टीरिया को एंजाइम्स बोलते हैं। अच्छा, तो आपने कैटलिस्ट सुना है? कैटलिस्ट वर्ड? सर कैटलिस्ट भी एंजाइम्स होते हैं सर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर कैटलिस्ट तो ये होता है सर, कैटलिस्ट जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, वो वैसा का वैसा ही वापस निकल के आ जाता है रिएक्शन कंप्लीट होने पे। ओके। उसमें कुछ चेंज नहीं आता है, जबकि जो एंजाइम है सर वो यूज्ड अप हो जाता है। अच्छा सर पाचन क्रिया में भी सर सहयोग करती है सर एंजाइम। अच्छा, ठीक है। अब सब आप लोग एंजाइम को हिंदी में लार कहते हैं, जो कि मुंह के अंदर पाया जाता है खाना पचाने के लिए, या जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होती है वो प्रोड्यूस करती है। लार में एक प्रकार के वो जो टाइलिन नाम है वो एंजाइम पाया जाता है लार में। ये सही ये सही कह रहा है। अब पूरी ये की पूरी लार एंजाइम नहीं होती है, सिर्फ वो टाइलिन है, सलाइवरी एमाइलेज, वो एंजाइम है। हाँ, आप नाम याद नहीं आ रहा था। अब आप माइक्रोफोन बंद करें, समझें इसको। एंजाइम और कैटलिस्ट दोनों का फंक्शन एक ही होता है। कैटलिस्ट और एंजाइम दोनों किसी भी रिएक्शन को तेज करने में हेल्प करता है। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि कैटलिस्ट आर यूज्ड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, whereas enzymes are used in the human body. That is why enzymes are also called as biocatalyst. ऐसे कैटलिस्ट जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में काम करे, वो बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं, जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो दोनों ही यूज्ड अप नहीं होते हैं, एंजाइम्स भी यूज्ड अप नहीं होता है और कैटलिस्ट भी यूज्ड अप नहीं होता है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि एंजाइम्स, किसी ने बोला था अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, तो बिल्कुल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो बट अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। काफी टाइम तक ऐसा माना जाता था कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन से ही मिलके बनते हैं, मतलब ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स विच इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। बट क्या होगा, रिसेंटली जब
न्यूक्लियस या क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तो क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए मिलते हैं। तो एक एंजाइम ऐसा भी है जो आरएनए से मिलके बनता है, जो आरएनए से बनता है, तो जिसको बोलते हैं राइबोजाइम। तो राइबोजाइम एक अकेला ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स का नहीं होता है। तो फिर इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो आप कभी नहीं बोलेंगे, rather than you can say that maximum amounts most of the enzymes are made up of proteins। तो और एक दूसरी खास बात, जो एंजाइम्स होते हैं इनके नाम के पीछे ASE लगता है, एज। जैसे किसी ने बोला टाइलिन, तो टाइलिन का, क्योंकि टाइलिन सलाइवा में पाया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। जो प्रोटीन पे काम करता है उसको बोलते हैं पेप्सिन। जो और कौन से एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन। और और कौन से एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो जिस पे भी काम, तो आपको पता कैसे चलेगा, मोस्टली दे एंड विद ASE। जो जहां कहीं जिस किसी के भी नाम के पीछे ASE लग जाए, जैसे स्लेवरी अमाइलेज था। और अगर आप देखोगे तो जाइमेज होता है। जाइमेज क्या करता है, किसी को पता है? जाइमेज ZYMASE। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनीवन? शायद ये याद नहीं आ रहा सर, अभी पता नहीं। किसी को पता है कि दारू कैसे बनाई जाती है, अल्कोहल? यस सर, ऐसे फर्मेंटेशन में काम आते हैं सर ये जाइमेज। फर्मेंटेशन कैसे करते हैं बताओ, क्या लेते हैं? तो अलग अलग चीजें होती है सर, जैसे अंगूर से भी, मतलब ये जो फ्रूट्स की भी फर्मेंटेशन होती है सर। तो फ्रूट में क्या होता है? फ्रूट्स के अंदर बेसिक सर उसमें तो फ्रक्टोज होती है सर, फ्रूट्स में। तो कौन से फ्रूट में फ्रक्टोज होती है? और अंगूर सर, मोलेसिस भी, मतलब वो वेरी गुड, इन्वॉल्व वेरी होते गुड, हैं वेरी गुड। व्हाट आर मोलेसेस? सर। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होते हैं सर मोलेसिस तो। अच्छा, अब स्पीकर अपना फ़ोन ऑफ करो, मैं बताता हूँ, माइक्रोफोन ऑफ करो। तो हमने जब पहली क्लास पढ़ी थी तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में स्टडी की थी। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं, आप लेक्चर सुन लेना। शुगर्स और नॉन शुगर्स। शुगर्स होते हैं जो मीठे, और जो नॉन शुगर्स होते हैं वो मीठे नहीं होते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उससे बनता है ग्लूकोज। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जितना ग्लूकोज इनको चाहिए होता है वो कंज्यूम कर लेते हैं अपने लिए, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको जोड़ते रहते हैं। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं तो स्टार्च बनता है। स्टार्च टेस्टलेस होता है, जैसे कि आलू में स्टार्च होता है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा था मैं? हाँ, तो देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं बेचने के पर्पस से, तो हम चाहेंगे कि वो चीज़ का रॉ मटेरियल, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल सही होता है। तो हमारा मेन चीज़ होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन आवर रॉ मटेरियल्स। अगर हमारा रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है, पास ही में है। ईजिली अवेलेबल मतलब एक तो पता चला कि बहुत सारी माइनिंग करने के बाद वो मिलता है, नॉट ईजिली एक्सेसिबल। दूसरा पता चला कि वो इंडिया में मिलता ही नहीं, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ होगी तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो आप उसको फिर महंगे दामों में बेचोगे। तो ज़रूरी नहीं है लोग उसको खरीदें। तो किसी ने बोला अंगूर से बनता है, किसी ने बोला मेज़ से बनता है, बिल्कुल बनता है। तो अगर आप अंगूर से बनाओगे तो वो कॉस्टली होगा, क्योंकि अंगूर खुद आपको खरीदना पड़ेगा ना। अंगूर कहाँ से लाओगे? जादू मंतर करके तो आएगा नहीं कि अंगूर आ गया और आपने बना लिया। यू हैव टू परचेज इट। अब ग्रेप्स महंगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सस्ता रॉ मटेरियल यूज करते हैं। गन्ने का जो बचा कुचा पार्ट होता है जिसको बोला जाता है मोलासेस। गन्ने का जब जूस निकाल लिया जाता है शुगर केन फैक्ट्रीज, तो वो मोलासेस फेंक देते हैं। एक्चुअली अगर उस मोलासेस को और प्रेशराइज किया जाए तो उसमें से शुगर निकलती है। गन्ने से ही तो चीनी बनती है, और चीनी से गन्ने से गुड़ बनता है, गुड़ से चीनी बनती है। तो क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जहाँ पे गन्ने से
गुड़ या चीनी बनाई जाती है वो मोलासेस को फेंक देते हैं, तो उनको अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री ले लेती है बिकॉज दे आर वेरी चीप, बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता है। तो उनको वो लोग फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब सड़ाते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई चीज़ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो जब सड़ाते हैं तो उसमें जितना भी बचा कुचा शुगर होता है, शुगर होता है मीठा, एंड शुगर किससे मिलके बना होता है? दो अलग अलग यूनिट से मिलके बना होता है, एक होती है ग्लूकोज, एक होती है फ्रक्टोज। तो जब इनका फर्मेंटेशन किया जाता है तो उसमें जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं जाइमेज। ये जाइमेज क्या करता है? वो शुगर मॉलिक्यूल को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो जाइमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। अब कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं जाइमेज मिलता किससे? ये जाइमेज मिलता है फंगस से। उस फंगस का नाम होता है यीस्ट। यीस्ट इज अ फंगस विच गिव्स अस जाइमेज। तो जैसे ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा, अब इस पे एक दूसरा एंजाइम काम करता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। पहले था शुगर। शुगर पे जो एंजाइम डालते हैं उसको बोलते हैं, शुगर से क्या मिल रहा है हमें? दो चीजें, कौन कौन सी? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना? तो इस पे जो एंजाइम होता है वो होता है इन्वर्टेज, INVERTAC। इन्वर्टेज जब हमने डाला तो हमें मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे डाला जाता है जाइमेज विच इज मेड फ्रॉम यीस्ट। ये क्या करती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में 6 कार्बन होते हैं, इनमें से इनको तोड़ देती है ये, और इसमें से इथेनॉल जो होता है विच इज अल्कोहल, ये 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, तो इनको तोड़ करके 2 कार्बन में इथेनॉल में कन्वर्ट कर देती है। तो इस पूरे प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस में आपको कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला एंजाइम था इन्वर्टेज, दूसरा एंजाइम था जाइमेज। तो आपको मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंजाइम्स के पीछे एज लगता है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ऑक्सीडो रिडक्टेज एज लगा, ट्रांसफरेज एज लगा, हाइड्रोक्सिलेजेज, ये प्रोसेसेस हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज एक प्रोसेस है, ट्रांसफरेज मतलब किसी को एक जगह से उठा के दूसरा ट्रांसफर करना, तो एक पर्टिकुलर एंजाइम करता है। हाइड्रोक्सिलेजेज एक पर्टिकुलर एंजाइम करता है। तो ये सारे चीजें जो थी ये एंजाइम से रिलेटेड थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑर्गन स्टोर्ड फैट सोल्यूबल विटामिन? ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। फैट एक तो हमारी लिवर के अंदर स्टोर होता है और एक फैटी टिश्यूज के अंदर। तो इसका आंसर था लिवर। ब्लड में नहीं होता है, स्किन में एक्चुअली एक टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू जो कि फैट स्टोर करता है। तो स्किन बहुत बड़ा आंसर हो गया, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट अगर एडिपोज टिश्यू बोला जाता तो सही हो जाता। अदरवाइज लिवर में तो स्टोर होता ही है। कभी अगर अच्छा किसी ने नॉन वेज खाया होगा तो आप लोग ने अगर आई डोंट नो फील करा होगा, लिवर कलेजा जो तो उनका होता है, उनके चारों तरफ जो बहुत मोटे मुर्गे होते हैं उनके चारों तरफ फैट एक्चुअली वाइट कलर का होता है। तो लीवर के चारों तरफ फैट डिपॉजिट हो जाता है। अरे लीवर छोड़ो, ये जो हमारी बॉडी में आप लोगों ने सुना होगा हार्ट अटैक आता है। तो हार्ट अटैक क्यों आता है? बिकॉज हमारी जो ब्लड वाली जो ब्लड सप्लाई करती है उसके ब्लड जो सप्लाई करती है आर्टरीज, उस आर्टरीज के अंदर बहुत छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं। तो अगर जो लोग ज़्यादा फैटी चीज़ खाते हैं वो फैट उन आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो वो आर्टरीज क्या होती है? बहुत पतली हो जाती है। तो ब्लड को पास करने के लिए हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। तो उसी के कारण हार्ट अटैक आता है। तो इसीलिए बोलते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो फैट एक्चुअली कहाँ डिपॉजिट होता है? या तो आर्टरीज में, या फिर लिवर में, या फिर हमारी स्किन के नीचे। तभी तो हमारे हाथ पैर मोटे हो जाते हैं अगर हम मोटे होते हैं तो एडिपोज टिश्यू होता है स्किन में जो कि फैट को स्टोर करता है। अगला सवाल है, सर कैपिलरीज में भी होता है ना डिपॉजिट? तो बिल्कुल कैपिलरीज में होता है। और सर जो दूध से दही बनता है उसमें भी एंजाइम ही यूज होता है?
बिल्कुल, दूध से दही में एंजाइम भी यूज होता है और एक बैक्टीरिया भी है, वो भी कन्वर्ट करता है एक्चुअली। उस बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। तभी तो हम दूध में हल्का सा दही मिला देते हैं, तो वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है। तो दही इज एक्चुअली बैक्टीरिया। हम दही खा रहे हैं, इसका मतलब वी आर ईटिंग बैक्टीरिया, बट दैट बैक्टीरिया इज नॉट हार्मफुल फॉर अस, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सर आपने उस बैक्टीरिया का क्या नाम बोला? दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का, देखो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बैक्टीरिया में मिल्क में कौन सा वो होता है, शुगर, लैक्टोबैसिलस होता है ना सर? हाँ, लैक्टोबैसिलस होता है तो उसके अंदर। लैक्टोज होता है ना। तो लैक्टोबैसिलस के नाम पे आप लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, है ना। यस सर। तो लैक्टोबैसिलस इज अ देखो बैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, विब्रियो बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया। तो इनके शेप होते हैं अलग अलग, कोई रॉड शेप का होता है, कोई कॉमा शेप का होता है, कोई सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो उसके बेसिस पे इनको एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो खैर हमें उतने उसमें नहीं डालना डीप में, बस आप लोग को ये समझना है कि मिल्क में होता है लैक्टोज शुगर, है ना। यस सर। और जब बैक्टीरिया बनता है तो वो लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। वेरी गुड, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इज द आंसर। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि पीएच, आपने पीएच पढ़ा है, पीएच? यस सर। तो जब ये प्रोसेस होता है, दूध से दही बनता है, तो पीएच क्या होता है? पीएच चेंज होता है, कितना बढ़ता है कि कम होता है? सर ये कम होएगा सर। हाँ सर, कम होगा, एसिडिक में जाएगा। नहीं, बेसिक बनेगा, बेसिक। कम होगा सर, अम्लीय बनता है ना। अम्ल, और बेस को क्या बोलते हैं? क्षारीय। हाँ ठीक है। अब सुनो, हाँ जी। अब सुनो। कुछ चीज़ों का पीएच आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा ब्लड का पीएच 7.2 या 4 के आसपास होता है। सो ब्लड इज बेसिक। तो ये जो यस सर। मिल्क होता है, ये भी स्लाइटली बेसिक के आसपास होता है, बट जब इसमें आप ये एसिड कन्वर्ट होता है तो एसिड का पीएच कम होता है। तो कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बताओगे पीएच कम होता है इस प्रोसेस में, कम पीएच होगा। सर न्यूट्रल का 7, एसिड का 7 से कम और बेस का 7 से ज्यादा, यस, राइट वेरी, सर? यस वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट थिंग। तो एसिड वाला कोई भी दही हमारी क्षारीय नहीं होती है वैसे? नहीं, दही खट्टी होती है ना। ठीक है सर। जब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 6th और 7th में, जब आपको पहली बार एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस समझाया गया, अपना माइक्रोफोन ऑफ कर ले। जब आपको पहली बार एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस समझाया गया होगा, तो सबसे पहला डिफरेंस यही होता है कि एसिड्स खट्टे होते हैं, नींबू खट्टा होता है ना। सिट्रिक एसिड, और कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। और सेब में भी एसिड मिलता है। कौन सा एसिड होता है ये आपको ध्यान, हाँ, टार्ट्रिक एसिड भी होता है ना सर? टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है। मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड। हाँ, टार्ट्रिक एसिड इमली में होती है, इमली खट्टी होती है। तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी होती है खट्टा, बिटर, दे आर बिटर इन टेस्ट। तो दही खट्टी होती है, तो दही में एसिड होगा, तो एसिड होगा तो पीएच कम होगा। ओके, ये पीएच की किसी दिन क्लास ले लेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे वहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर पीएच की फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या होगा? पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब एसिड को अच्छा, एसिड क्या होते हैं बताओ, अब पूछे आ तो मैं बताओ, व्हाट आर एसिड्स, हाउ डू वी डिफाइन एसिड्स? सर एसिड होता है जो जैसे गैस से रिगार्डिंग। क्या? सर एसिड वो होता है जो गैस बनाते हैं, जैसे लिम्का वगैरह होता है, उसमें एसिड होता है। एसिड गैस बनाते हैं? नहीं नहीं, आप ऐसे साइंस के स्टूडेंट या 9-10 तक तो सॉरी साइंस सर, टाइम। मैंने 9th 10th में
साइंस नहीं पढ़ा है सर, मेरा 8 तक था। कोई बात नहीं। सिर्फ सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है ऐसी चीज़ें, ऐसे कंपाउंड्स जो H+ निकाल देते हैं, जिनके अंदर से H+ निकलता है पानी में डालने से, उसको एसिड बोलते हैं। जैसे HCl को पानी में डालोगे तो H+ आयंस मिलेंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H+ आयंस मिलेंगे। नाइट्रिक एसिड HNO3 H+ आयंस मिलेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो H+ निकालती हैं उनको एसिड्स बोलते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया, आपने क्या पूछा था? सर मेरा क्वेश्चन था पीएच की फिर। हाँ, तो pH का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो H+ आयंस निकल रहे हैं उसकी कितनी पोटेंशियल है। तो ये H+ आयन के रिस्पेक्ट में होता है, इसीलिए हम H+ एसिड्स के लिए H+ को देखते हैं। ठीक है, ये जो पूरा pH होता है ये 10 की पावर में होता है, 10 की पावर -1 से 10 की पावर -14। बट इसको हम और इजी कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 की पावर -1 को 1 बोलते हैं, -2 को 2, -3 को 3। तो इसका स्केल हो जाता है 0 से 14। ठीक है, तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में चले गए आप, इतना केमिस्ट्री में हम नहीं जाते। पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितनी क्षमता है थैंक यू सर। उसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सर 10 की पावर माइनस बोल रहे हो आप कि प्लस बोल रहे हो? माइनस। और सर फिर जैसे आपने H+ आयन बोले एसिड के लिए, तो बेस के लिए तो OH माइनस रहता है ना? यस, तो फिर वहाँ हाइड्रोजन की पोटेंट कैसे, मतलब हाइड्रोजन कैसे कंसिडर करेंगे? अच्छा, वहाँ पे वो कहते हैं टेंडेंसी टू लूज OH आयंस, जैसे एसिड के लिए होता है टेंडेंसी टू लूज H आयंस, इसमें टेंडेंसी टू लूज OH आयंस, या और बाकी इसको उल्टा भी कह सकते हैं। नहीं सुनो, टेंडेंसी टू गेन H पॉजिटिव फॉर बेस और टेंडेंसी टू गेन OH नेगेटिव फॉर एसिड। ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ करो, मैं समझाता हूँ। इसका सवाल बहुत सही है। अगर हम NaOH के लिए pH पूछेंगे तो आप कैसे बता पाओगे, उसमें तो OH माइनस आयंस है। तो इसने सही पूछा है कि OH के लिए कैसे बताएंगे pH। तो ऐसे बताते हैं, pH प्लस POH दोनों मिलाकर के 14 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम POH कैलकुलेट कर लेंगे बेस का। तो मान लो POH आ गया 1, तो अब आप क्या करोगे, pH प्लस POH बराबर 14। तो आपने POH कैलकुलेट कर लिया, तो pH कितना आ जाएगा, 13। इसका मतलब वो बेसिक है, 7 से ऊपर, 7 से 14 तक बेसिक। जैसे NaOH का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो NaOH में OH माइनस आयंस है, तो आपके पास H+ तो है नहीं, तो आप उसका POH कैलकुलेट करोगे। तो NaOH का pH मान लो आ गया 0। तो अब आपको पता है कि pH प्लस POH बराबर 14। आपने pOH निकाल दिया 0, तो pH कितना हुआ, 14 माइनस 0 इज इक्वल टू 14। इसका मतलब NaOH बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। 14 मतलब हाईएस्ट बेसिक। समझ गए? डाउट क्लियर हुआ? तो उस लड़के ने जो बोला था कि टेंडेंसी टू लूज, दैट इज फाइन, वो डेफिनेशन वाइज सही है। मगर हम pH की कैलकुलेशन जो भी हमारे पास गिवन है, अगर बेस है तो POH निकालेंगे, POH निकालने के बाद pH कैलकुलेट करेंगे उसका भी 14 में से माइनस करके। और अगर उसमें H+ आयंस है तो डायरेक्टली pH निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल था मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। किसी को पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद रिड्यूस हो जाए दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट सर। खुद और ऑक्सीडेशन करवाता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा ना, खुद थोड़ी ना रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर सर वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और रिडक्शन रिएक्शन कराएगा फिर वो। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? सर वो ऑक्सीडेशन होती है सर, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो वो कहलाता है रिडक्शन। यस, वेरी गुड।
अब मैं समझाता हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को छोटे क्लासेस में हमने इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन समझा था। किसी चीज में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या अगर उसमें से हाइड्रोजन को निकाल दें तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सो गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, 11th क्लास में चले जाते हैं, तो हम फिर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बताते हैं। अगर किसी सब्सटेंस, किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट में से या एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, ऑक्सीजन के टर्म्स में और हाइड्रोजन के टर्म्स में। जनरली मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एक प्रोसेस होती है हाइड्रोजनेशन, कितने लोगों को पता है? क्या काम, इसका एप्लीकेशन क्या है हाइड्रोजनेशन का? पता है? हाइड्रोजनेशन में मेरे ख्याल से वही हाइड्रोजन ऐड होती है सर। हाँ, बट इसका एक एप्लीकेशन है। बताओ एनीवन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन इज करेक्ट, बट कहाँ पे यूज होता है? हम इसको हमारे नॉर्मल लाइफ में कहीं यूज करते हैं? एक्चुअली खाने पीने की चीज में यूज होता है, इसलिए पूछा मैंने। हाँ सर, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा सर वो वनस्पति घी बनाया जाता है सर। वेरी गुड। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से हम फैट को, फैट मतलब जो लिक्विड फैट होता है, जैसे वेजिटेबल ऑयल होता है, उसको घी में कन्वर्ट करते हैं। सॉलिड वनस्पति घी, वनस्पति घी जो प्लांट से मिलता है, जो तेल से बनाते हैं, उसको वनस्पति घी बोलते हैं। एक्चुअली वनस्पति घी इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, खाना नहीं चाहिए कभी। जैसे डालडा होता है, अब तो खैर बंद हो गया है। डालडा इज वेरी, क्यों क्यों क्योंकि जब भी हम हाइड्रोजनेशन हमारे लिए अच्छा, इसी बात से थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। किसी को पता है व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? यस सर। बताओ। इलेक्ट्रॉन सैचुरेटेड मतलब उनकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है वो पूरी फुलफिल ऑर्बिट रहती है, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रहते हैं। और अनसैचुरेटेड मतलब वो एक तो एक्स्ट्रा रहता है, डोनेट करने के टेंडेंसी में रहता है या एक्सेप्ट करने के टेंडेंसी में रहता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो आपने सर यहाँ पे जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कहते हैं वो कार्बन की, उसके लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यस से रिलेटेड है इस वाले यस 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 यस, बिल्कुल सही। यहाँ पे सैचुरेशन का मतलब होता है जब कार्बन के पास, कार्बन से जुड़े हुए सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड से होते हैं, तो सैचुरेशन, सैचुरेटेड उसको बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे लिए सैचुरेटेड वाली चीज अगर हम खाएं तो हार्मफुल होती है। तो एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन होता है, उस तेल में एल्कीन मिलता है, तो आप क्या करते हो, उसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हो। कैसे जोड़ोगे? डबल बॉन्ड तोड़ के ही जोड़ोगे। तो आपने डबल अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बना दिया, वनस्पति घी बना दिया। वनस्पति घी सैचुरेटेड विच इज हार्मफुल फॉर अस। ठीक है? तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं डबल बॉन्ड तोड़ के, तो जो उससे प्रोडक्ट बनता है वनस्पति घी, दैट इज हार्मफुल, उसको नहीं खाना चाहिए हमें। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि कहाँ पहुंच गए हम? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट वो, ऑल मेटल्स एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसमें, इस प्रोसेस में, इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज जनरली निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ये तीनों एक ही ग्रुप में मिलते हैं इन मेटल्स का यूज करके। सो दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट हियर। जुड़ तो हाइड्रोजन रहा है बट ये हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो एस्कॉर्बिक एसिड के लिए गलत स्टेटमेंट हमें ढूंढना था। तो पहला स्टेटमेंट है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एकदम इररेलेवेंट ऑप्शन है ये, गलत। इट कैन हैव सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। एस्कॉर्बिक एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, यही गलत है। अच्छा, ओ सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन सही था आपका, मुझे लगा ये करेक्ट, इनकरेक्ट। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो विटामिन सी एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन पूछा है इट कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये गलत है। हमारी बॉडी में विटामिन सी सिंथेसाइज हो ही नहीं सकता।
एक्चुअली सिंथेसिस की तो बात छोड़े, स्टोर भी नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। जैसे ही अपने इंटेक किया यूरिनेशन से बाहर निकल जाता है। दैट इज़ वाई विटामिन बी और विटामिन सी को हमें रेगुलरली लेना चाहिए बिकॉज दे आर गेटिंग आउट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी बाय यूरिनेशन। ओके, थर्ड और फोर्थ की बात ही नहीं करते, वो जो भी दोनों हैं वो ऑप्शन सही हैं। तो हमारे को आंसर मिल गया हमारा, विटामिन सी कैन नॉट बी कैन सिंथेसाइज इन द बॉडी इज रॉन्ग ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। सर विटामिन डी, सिर्फ विटामिन डी ही सिंथेसाइज होता है ना बॉडी में? हाँ, विटामिन डी का सिंथेसिस हो बॉडी में सिर्फ के का होता है, विटामिन के, जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है। विटामिन डी में क्या होता है एक्चुअली, जो प्रेजेंट होता है ना टोपोकैल्सिफेरॉल, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो जैसे उस पर सन रेज पड़ती है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव फॉर्म इज कैल्सिफेरॉल या टोपोकैल्सिफेरॉल। हमने सिंथेसाइज नहीं किया, वो हमारी फैट में ऑलरेडी स्टोर्ड था। बट जैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम सबकी बॉडी में कैंसर वाले जीन्स होते हैं, है ना, जिनको बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। सो वी ऑल हैव दिस जीन्स। तो क्योंकि देखो क्या होता है, कैंसर किस वजह से होता है कभी कभी हमें इसका पता ही नहीं चल पाता, इसीलिए इसका इलाज भी जनरली नहीं होता है। जिसको कैंसर होता है अल्टीमेटली कीमोथेरेपी करते हैं, बट किसी किसी में सक्सेस होता है, किसी किसी में सक्सेस नहीं होता है। बिकॉज एक तो ये हमें बहुत लेट पता चलता है, सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में पता चलता है। और ये सारी ये कैंसर वाली जीन्स सबकी बॉडी में होती हैं। बट इसको क्या फैक्टर ट्रिगर करता है, इसको ऑन्कोजी इसको बोलते हैं, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो जैसे ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये बन जाता है ऑन्कोजीन्स, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो ये कैसे बनता है ये अभी भी स्टडी का विषय है। किस फैक्टर से, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंकिंग करता है, कोई किसी किसी में जेनेटिक चीज़ होती है। तो ये किस वजह से कैंसर कॉजिंग जीन में कन्वर्ट हो जाता है ये हमें अभी पता नहीं चल पाया। बहुत सारी स्टडी करते हैं लोग इस पर। दैट इज़ वाई कैंसर का कोई इलाज है नहीं। जो कीमोथेरेपी होती है बेसिकली ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। इसमें इस प्रोसेस में भी 100% ख़त्म हो जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है, समटाइम्स वापस भी हो जाता है। तो उसी तरीके से विटामिन डी हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहता है फैट के नीचे, बट इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे इसको सनरेज मिलती है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और विटामिन डी बन जाता है। तो दैट इज़ वाई हमें बोला जाता है कि हमें रोज़ सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हम लोग विटामिन धूप में कम ही जाना पसंद करते हैं, रजाइयों में घुसे रहते हैं, तो हमारी बॉडी में ठंड के टाइम में विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हड्डियों में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। तो ऐसा बोला जाता है कि आप सुबह 10 से 1 इज़ अ वेरी गुड टाइम टू अब्जॉर्ब द सन रेज। उसके बाद उनके अंदर जो स्पेसिफिक रेज होती हैं वो उनकी कमी हो जाती है। तो 9 से लेकर के 1 बजे तक, अब गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी भी गर्मियों में किसी को विटामिन डी की कमी नहीं होती, बिकॉज हम में से मैक्सिमम लोग बाहर निकलते ही हैं, और उतनी देर का 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर भी सफिशिएंट होता है विटामिन डी को बनने के लिए। तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न्स, उनको जनरली धूप में उनकी मालिश की जाती है, बिकॉज विटामिन डी बनता रहता है उनमें। छोटे बच्चों में तो ये बहुत ज़रूरी होता है धूप में उनको ले जाना और मालिश करना, सो दैट तेल का एब्जॉर्प्शन हो जाए, हड्डियों में चिकनाहट आए, हड्डियाँ अच्छे से बने। सो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो हमारी बॉडी में बनता नहीं है, वो पहले से ही प्रेजेंट होता है, बस स्टोर्ड फॉर्म में वो रहता है ना। हम जिस भी खाने से उसको लेते हैं वो स्टोर हो जाता है हमारे फैट टिश्यूज के नीचे, जिसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट सर तो ये सिर्फ मॉर्निंग सनराइज नहीं होता है क्या? हाँ, मॉर्निंग एक्टिव करने का पावर? हाँ 10 से 1 के बीच में बोला है। तो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर केजरीवाल सरकार ने एक पोषण अभियान करके कुछ चलाया था, जिसमें बच्चों को 9 से 1 के बीच में 9 बजे आई थिंक प्रेयर करने के लिए बोला था, क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं तो सब लोग बाहर जाएंगे धूप में,
तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में सन रेज मिले। बट क्या होता है, अब यही चीज़ आप गर्मियों में करोगे तो 9-10 बजे ही बहुत ज़्यादा सन रेज हो जाती है, तो बच्चे में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, वो बेहोश होकर भी गिर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए टाइम टू टाइम क्या करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर। तो फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, जिसमें दो ऑप्शंस थे, फैट सोल्यूबल भी होते हैं, वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन इज ए केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। तो ये आप कर सकते हैं, बताओ नियासिन कौन सा विटामिन के लिए इंपॉर्टेंट है? B3, विटामिन B3। वेरी गुड, विटामिन B3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेम द विटामिन विच इज एसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ द ब्रेन। तो इसमें ऑप्शन है B6, B9, B12। तो ऑल आंसर्स आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, विच इज अनदर नेम ऑफ कोबालामीन। तो ये हमने बताया था विटामिन B12 का। यस, साइनोकोबालामीन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन इज कॉज्ड ड्यू टू। नियासिन पेलेग्रा की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छोड़ दो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्रिकर्सर विटामिन, छोड़ दो इसको। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ, ऐसे तो बहुत है ये, वैसे तो ख़त्म होने वाला है बट देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 एक्चुअली क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्रीज्ड इन विटामिन के डेफिशिएंसी। विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या बढ़ जाता है? तो इसमें एक ऑप्शन है ब्लड क्लॉटिंग टाइम, वो बढ़ जाता है ना। बाकी सारे ऐसे ऑप्शन है जो आपको पता नहीं होंगे, बायोलॉजी के हैं। द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन, द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो थर्ड ऑप्शन है टाइम फॉर ब्लड क्लॉट। यस, विटामिन के अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपका ब्लड क्लॉटिंग देर से होगा। सर एक बात बताऊं। हाँ सर, पायरोडॉक्सिन क्या है सर? पेरिडॉक्सिन बताया तो था आपको, कहाँ डाउट हो रहा है? सर याद नहीं है थोड़ा। किसी को पता है पेरिडॉक्सिन क्या होता है? एनीवन? B6 को बोला जाता है, विटामिन B6 इज कॉल्ड एज पेरिडॉक्सिन। और उसमें लिखा था कि जो विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन होता है ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए विटामिन B6 का प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए। उसमें मैंने जो टेबल दे रखी है उसमें आपको सारे विटामिन का सोर्स दे रखा है, तो उसको गो थ्रू करना और इसको याद रखना। ये एक तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हमने इंपॉर्टेंट, बाकी आप खुद से करना। अब हम कल की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कल होपफुली 9 बजे ही होएगी क्लास। अगर कुछ थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर नीचे हुआ तो मैं पहले से बता दूंगा। तो कल हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बट उससे पहले आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है?